ओके नाउ तुम लोग के सीबीएसई का ये जो चैप्टर है, पोएट्स एंड पैनकेक्स, ओके, वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग चैप्टर है, ठीक है। माने ये चैप्टर पढ़ के इतना गुस्सा आएगा कि क्या ही बोला जाए, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। ये चैप्टर क्यों लिखा हुआ है, क्यों दिया हुआ है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, आज तक किसी को नहीं पता, ओके। क्योंकि ये बहुत ही आउटडेटेड चैप्टर है और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। मैंने ये चैप्टर बहुत बार पढ़ाने की कोशिश की, इनफैक्ट मैंने बहुत बार पढ़ाया भी है, पर इसके अंदर कोई सेंस ही नहीं बनता। इस चैप्टर के अंदर में कोई, इस चैप्टर का कोई रिलेशन नहीं है, इस चैप्टर का कोई सेंस नहीं है, और इस चैप्टर की कोई स्टोरी भी नहीं है। समझ में आ रही बात को? पर हमारे जो राइटर है उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ह्यूमरस राइटर है, उन्होंने बहुत ही जोक मार दिया, ठीक है। वो ऐसा माने ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या ही जोक मार रहा हूं, ठीक है। और आज के टाइम पे तो ये बहुत ही इररेलेवेंट है, क्योंकि हम लोग तो इस वर्ल्ड से रिलेट भी नहीं करते। माने आज की जो जनरेशन है वो इस चैप्टर से रिलेट भी नहीं करती है, ठीक है। नाउ अब इस चैप्टर को हम कैसे समझेंगे? इस चैप्टर को समझने के लिए मैं तुमको बताता हूं कि जो नरेटर है वो जेमिनाई स्टूडियो में काम करता है, ठीक है। और जेमिनाई स्टूडियो में उनके जो एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, वो एक एक करके हम लोग को इस चैप्टर में बता रहा है, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, ठीक है। लास्ट में वो थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करता है, ठीक है, कि कम्युनिस्ट क्या होते हैं और क्या नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है, और कम्युनिस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन उसका इस पूरे चैप्टर से क्या लेना देना है किसी को कुछ नहीं पता। तो मैं तुम लोग को पहले ही वार्न कर दूं कि बहुत ही बोरिंग चैप्टर है। इसी के लिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत पार्ट्स में करेंगे, आस्ते आस्ते करेंगे, जिससे आप लोग को ये चैप्टर आस्ते आस्ते समझ में आए, ठीक है। हाँ या ना? तो अब एक और मेरा तुम लोग से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं और जो भी सुन रहे हैं, ईशान को मैंने बोला वीडियो ऑन करने, तो उसने बंद कर लिया, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं, मैं उनसे बोलूंगा कि आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहिएगा, और बीच बीच में थोड़ा आपसे हो सके तो जोक मारते रहिएगा, वरना हम लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो अगर ये चैप्टर को हंसी खुशी करना है तो तुम लोग को भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। यस चलो सर। सृष्टि, यू विल बी माई रीडर, थोड़ा थोड़ा तो रीड करती जा, और मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ओके स्टार्ट सर। करते हैं, यहाँ से पैनकेक से स्टार्ट करो और हर्ड तक, यहाँ तक रीड करो, चलो। Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. Greta Garbo must have used it. Miss Gohar must have used it. Vyjayantamala. Vyjayantamala. अरे वैजंती माला मेरे बच्चों, ये हमारे बॉलीवुड की हीरोइन है, इसका भी नाम तुम लोग को याद नहीं है? अरे मम्मी से पूछो, वैजंती माला कितनी फेमस थी, बहुत सुंदर माना जाता था, ठीक है। माने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ इंडियन एक्ट्रेस है ये तो यार, ठीक है। चलो, Must have also used it, but Rati Agnihotri may not have even heard of it. नाउ पैनकेक को सुन के किस किस को भूख लग रहा है ना? मेरे को पक्का पता है, ईशान को तो पक्का भूख लग गया होगा, सृष्टि को भी थोड़ा भूख लग गया होगा, वो स्कूल से आई है अभी, ठीक है। लेकिन पैनकेक का मतलब यहाँ खाने वाला पैनकेक नहीं है, ये पैनकेक है मेकअप मटेरियल, ठीक है, जो चेहरे पे लगाया जाता है। नाउ पहले के जमाने में क्या होता था कि एक्टर एक्ट्रेस को सुंदर दिखाने के लिए, अभी भी करते हैं, उनका मेकअप किया जाता था, ठीक है। और मेकअप करने से पहले उनके चेहरे पे एक फाउंडेशन लगाया जाता था, जिससे अगर उनके चेहरे पे कोई गड्ढा गुड्डी है तो वो भर जाए, ठीक है। और जो वो मेकअप करेंगे वो उसके ऊपर स्टेबल हो जाए, ठीक है। ऑल द गर्ल्स मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, उसको शायद आज के जमाने में फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन लगाया जाता था, ठीक है। तो ये जो पैनकेक है ये कोई भी खाने का सामान नहीं है, ये लगाने का सामान है, मेकअप मटेरियल है। और जेमिनाई स्टूडियो जहां पर पहले के जमाने में मूवीज बनती थी, वो पूरा ट्रक भर भर के लेकर आता था, ठीक है। नाउ ये जो पैनकेक है ये खाली एक्टर एक्ट्रेस के चेहरे पे नहीं लगता था, पर जो पीछे जो ऑडियंस होती थी या जो भी माने होते ना एक्स्ट्राज होते थे, उनको भी लगाया जाता था, जिससे जब किसी के चेहरे पे लाइट पड़े तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो, माने इवन सरफेस हो जाए, ओके। नाउ यहाँ पर एक तो बात कर रहा है ग्रेटा गार्बो की, ठीक है। तो ग्रेटा गार्बो जो है वो बेसिकली एक स्वीडिश एक्ट्रेस है, ठीक है, और वो काफी फेमस है। तो वो बोल रहा है कि ग्रेटा गार्बो हो सकता है इतनी सुंदर नहीं होगी, इसी के लिए उसको पैनकेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। बोल रही है मिस गौहर। अब ये मिस गौहर कौन है नहीं पता, एक रैंडम नाम है, या हो सकता है कि वो पुरानी हीरोइन का नाम हो, मुझे भी नहीं पता। बोली उसने भी लगाया होगा। वैजंती माला भी एक इंडियन एक्ट्रेस है, ठीक है, और उसको तो ऐसा भी बोला जाता है कि सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसने भी लगाया होगा। पर रति अग्निहोत्री राइटर के टाइम पे काफी कंटेम्पररी थी, मतलब उसी के जमाने की हीरोइन थी,
और अति अग्निहोत्री कहने का मतलब सुंदर भी होगी, गोरी होगी, तो शायद उसने पैनकेक नहीं लगाया होगा। समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस सर। है ना? इतना तो महाभारत को भी एक्सप्लेन नहीं किया गया जितना इसने एक्सप्लेन कर दिया ना, कितना बड़ा बात बोल दिया कि हाँ हाँ हाँ, ये एक्ट्रेस ने लगाया, वो एक्ट्रेस ने नहीं लगाया, इस एक्ट्रेस ने लगा रहे, हम क्या करें। चलो आगे। The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's रॉबर्ट stable. क्लाइव स्टेबल्स। हम्म। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. तुम लोग रॉबर्ट क्लाइव को जानता है? नाम सुना उसका? सर सुना तो है। कौन है, याद करो, थोड़ा सा याद करके बताओ, हिस्ट्री में सुनो। इंडिया, तुम लोग को ये तो पता ही होगा कि इंडिया गुलाम था अंग्रेजों का, यस सर। है ना? और क्या नाम है, ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ये कौन है? कौन है रॉबर्ट क्लाइव? हम लोग के इंडिया का फॉरवर्ड गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर ऑफ इंडिया है रॉबर्ट क्लाइव। ओके, तो ये जब इंडिया में आता था तो ये जेमिनाई स्टूडियो में इसका अड्डा था, ठीक है। नाउ इसका मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है, देखो जो भी इंडिया पे आया है राज करने के लिए, ठीक है, उसने इंडिया को बहुत मिसयूज किया है, ठीक है। तो माने ये उनका अड्डा था, क्योंकि ये एक स्टूडियो था, यहाँ पर सुंदर लड़कियां आती थी, सुंदर सुंदर हीरोइंस आती थी। तो क्योंकि सुंदर हीरोइंस यहाँ पर आती थी, तो मिस्टर रॉबर्ट क्लाइव जो है वो यहाँ पर रहते थे। अब तुम लोग अंडरस्टैंड कर ही सकता है कि ये क्या बोलना यहाँ पर चाह रहा है। और बोल रहा है खाली क्या नाम है, जेमिना स्टूडियो नहीं, ऐसा बहुत सारा बिल्डिंग था इस सिटी में जहां पर उनका घर था। माने वो एक नंबर का यास आदमी था, कैरेक्टरलेस आदमी था, और उसने इंडिया को पूरा भरपूर एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है। तो जेमिनाई स्टूडियो भी उसका एक अड्डा था। समझ में आ गई बात सबके? यस सर। चलो, फॉर हिज ब्रीफ लाइफ। For his brief life and an even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. ना ये बता रहा है रॉबर्ट क्लाइव का दो ही काम था, बदमाशी करना माने अय्यासी करना और बैटल लड़ना, ठीक है। ये देखो इतना फालतू आदमी था कि इसने सेंट मैरी चर्च में एक सिस्टर के संग भी शादी कर ली थी, ठीक है, मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट जॉर्ज इन मद्रास, ठीक है। तो एक नंबर का ये फालतू आदमी था, लेकिन इसका क्या यहाँ पर रेलेवेंस है ये भी समझ में नहीं आ रहा। ये राइटर जो है ना, ये अजब ही है, इसको लगता है कि ये बहुत ही बड़ा नोबल राइटर है, पर इसके राइटर में कोई, इसकी पूरी स्टोरी में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, एक फैक्ट से दूसरी फैक्ट में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, खाली ये बता रहा है, ठीक है। मतलब ये नरेश, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो ये वहां पर था और इसकी लाइफ में जो जो हुआ ये बता रहा है। मेरे को इसको लगता है अकॉर्डिंग टू हिम ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट राइटर, पर ये स्टोरी का कोई सेंस नहीं है। तो मैंने बहुत बार कोशिश की है कोई सेंस निकालने की, पर इस स्टोरी में कोई सेंस बनता नहीं है। अल्टीमेटली तुमको इसको खाली इंसिडेंट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो ये स्टार्ट किया पैनकेक से, फिर इसने थोड़ा सा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया। अब चलो आगे चलते हैं, ठीक है, चलो आगे। द मेकअप रूम। The makeup room had the look of a hair cutting salon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. They were all इनकैंडिसेंट लाइट। incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. अब पहले के जमाने में क्या होता था, अभी भी तुम अगर एक्टर लोग से पूछेगा तो उनका काम इतना आसान नहीं होता है। वो लोग जिस स्टूडियो में रहते हैं उस स्टूडियो में बहुत लाइट होती है, ठीक है, इतनी लाइट होती है क्योंकि वो लाइट से आपको सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग किसी सैलून में जाते हैं, सैलून में हर तरफ मिरर लगा रहता है, वैसे ही जो मेकअप रूम होता है वो भी सैलून जैसा ही होता है, उसके हर तरफ मेकअप लगा रहता है, ठीक है। और वहां पर एकदम इनकैंडिसेंट लाइट का मतलब हो गया जो लाइट काफी हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एकदम उसके अंदर से माने पूरा हीट निकलता रहता है। वो लाइट एक्टर्स लोग के चेहरे पे बार बार माने वो चेहरे पे वो पूरा इल्यूमिनेट होता है वो, तो वो उनको माने बहुत सारे एक्टर्स लोग को जला देता है उनका चेहरा। तुम अगर एक्टर एक्टर्स लोग को देखेगा ना और उनको मेकअप हटा कर देखेगा तो तुम देखेगा उनका स्किन पूरा जला हुआ है, देखने लायक भी नहीं होते वो। माने विदाउट मेकअप आप एक्टर एक्टर्स को देख भी नहीं सकते, वो इतना गंदा होता है, उनका चेहरा पूरा जल जाता है, ठीक है। लेकिन इसी के लिए वो लोग हर वक्त मेकअप में रहते हैं, हर वक्त उन लोग को वैसा माने डेकोरेटिव होकर रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये फैक्ट है। तो मेकअप जो रूम था उसके अंदर बहुत लाइट जलती थी और एक्टर एक्टर्स को बहुत प्रॉब्लम होता था, ठीक है। चलो
अब फिर एक तो बकवास यहाँ पर करेगा, इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन ये अपने आप में बहुत होशियार समझ रहा है अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ से क्या, यहाँ से रीड करो, तो मेकअप डिपार्टमेंट से लेकर कहाँ तक पड़ेगी, यहाँ तक पड़ेगी। रीड सृष्टि। The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwar कन्नडिका, Kannadika कन्नडिका एंड आंध्रा, and Andhra, a Madras Indian Christian, and Anglo Burmese, and the usual local Tamils. All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. हाँ अब ये तुम लोग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, कुछ समझ में आया क्या बोला इस पैराग्राफ में? No, sir. हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम लोग रिलेट ही नहीं करोगे, तुम लोग को पता ही नहीं है AIR क्या होता है। AIR इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो में अभी एक तो प्रोग्राम आता है मिस्टर नरेंद्र मोदी का, मन की बात, सुना है कभी? Yes, sir. है ना? आज से करीब 50-60 साल पहले, ठीक है, उस टाइम तो टीवी नहीं होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी नहीं होता था, तो लोग रेडियो सुनते थे। उस टाइम ऑल इंडिया रेडियो बहुत फेमस था, क्योंकि लोगों के पास एक वही एंटरटेनमेंट का साधन था। और उस जमाने में जिसके घर में रेडियो होता था ना, बहुत बड़ी बात होती थी। रेडियो में दिन में 2 बार न्यूज आती थी, उसके अंदर गाने आते थे, और लोग बड़ा प्यार से रेडियो सुनते थे। यहां तक कि क्रिकेट की कमेंट्री भी वो लोग रेडियो में सुनते थे। ठीक है, उसके बाद आस्ते आस्ते घरों में टीवी आने लगा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया पहले, और जब टीवी आया तो उसके अंदर दूरदर्शन आया। ठीक है, दूरदर्शन में एक तो आता था तो इस तरह का म्यूजिक आता था अजीब सा, वो म्यूजिक में अभी भी मेरे को खुद ही याद नहीं आ रहा म्यूजिक। ठीक है, और उस टाइम पे सैटरडे को एक तो पिक्चर भी आती थी, फुल टाइम टीवी नहीं आता था। और संडे को टीवी में प्रोग्राम्स आते थे, संडे को सुबह, तो वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा टाइम होता था कि भैया आज संडे है, आज सुबह प्रोग्राम्स आएंगे। महाभारत और रामायण भी आती थी संडे को। ठीक है, तब दूरदर्शन बहुत फेमस था। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है हमारा जो मेकअप डिपार्टमेंट है, पहले वो एक बंगाली उसका हेड था। ठीक है, फिर बंगाली का कद बहुत बढ़ गया, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो उसने स्टूडियो छोड़ दिया और चला गया। ठीक है, तो पहले एक बंगाली था, माने ईस्ट इंडिया, उसके बाद एक महाराष्ट्र आया। ठीक है, और महाराष्ट्र हो गया तुम्हारा वेस्ट इंडिया। ठीक है, उसका जो क्या नाम है असिस्टेंट था, वो आंध्रा से था, सदर्न इंडिया। ठीक है, और फिर एक मद्रास का इंडियन क्रिश्चियन था वहां पर, और एंग्लो बर्मीज था नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, और एक लोकल तमिल्स थे वहां पर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा लगता था कि हमारा जो स्टूडियो है वहां पे पूरी इंडिया के लोग। ठीक है, और हम लोग ने नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से पहले चालू कर दिया था। समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक है, ईशान समझ में आ रहा है? यस। क्या समझ में आ रहा है? अभी तक स्टोरी कहां तक पहुंचा बताइए। सर पहले तो एक्ट्रेसेस का बताया था, वो पैनकेक वाला। हम्म, फिर रॉबर्ट क्लिफ के बारे में बताया था रॉबर्ट क्लाइव। कि क्लाइव कि वो कहाँ कहाँ ऐसे रहते थे। हम्म, और फिर उनने मेकअप रूम के बारे में बताया कि इतनी इनकैंडिसेंट लाइट्स थी, उससे एक्टर्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी। हम्म। सर फिर वहां से फिर ऑल इंडिया रेडियो के बारे में उन्होंने बताया। बोला कि हमारा जो और मेकअप रूम था वो पूरा इंडिया का कोलैबोरेशन था, ऐसा लग रहा था पूरा इंडिया यहाँ पर है। ठीक है, ईशान तूने बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग किया, इसी तरह से समरी वाइज पॉइंट पॉइंट लिखता जा। ठीक है, कि पहले क्या पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा, थर्ड क्या पढ़ा, फोर्थ क्या पढ़ा। जब पूरा पढ़ लेगा तो जब हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे तो हम लोग को उसका समरी भेज देना कि कौन से पेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, ये रिकॉर्ड कर तू, तेरा काम है खाली ओके। मिनट्स रिकॉर्ड करने का। ठीक है, चलो सृष्टि यहाँ से, दिस गैंग। Okay, sir. This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. इसका क्या मतलब हुआ? कि सर जो लोग होते थे वहाँ पे जो मेकअप करते थे, जो मेकअप मंगवाते थे, और जो भी वो मेकअप था, वो किसी भी एक सुंदर इंसान को, एक अच्छे इंसान को ये डिसेंट लगता था काफी, उसे एक मतलब उसकी शक्ल को बिल्कुल बर्बाद करने में
मतलब हाँ, बहुत इसके अंदर थोड़ा सरकाजम हो सकता है, ये दो दो तरफ से बात कर रहा है, मतलब थोड़ा सरकास्टिक हो सकता है, आयरॉनिकल भी हो सकता है, पन इंटेंडेड भी हो सकता है इसके अंदर। इसका दो मतलब है, इसका एक मतलब तो ये है कि अगर किसी को विलेन बनाना है या किसी को मर्डरर दिखाना है ना, जैसे हम लोग तुम देखते हैं ना, कोई विलेन को दिखाते हैं तो उसका कट दिखा देते हैं, स्कार दिखा देते हैं, उसकी एक आंख लाल दिखा देते हैं, एक आंख बड़ी दिखा देते हैं, है ना। तो ये मेकअप आर्टिस्ट लोग किसी भी आदमी को विलेन जैसा दिखा सकते हैं। और अगर इसका पन इंटेंडेड है, इसका कहने का मतलब ये भी है कि माने जब मेकअप करने के बाद लोग और गंदे लगते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो तुम दिखा रहा है, नॉर्मल आदमी सुंदर होता है पर मेकअप करने के बाद आदमी और गंदा लगने लगता है, तो ये भी एक मीनिंग हो सकता है इसका। माने हो सकता है ये सरकास्टिकली बोल रहा है कि मेकअप करके आदमी का चेहरा बदल दे सकते हैं, इन लोग के पास इतना सारा पैनकेक है, इतना सारा पोशन है और लोशन है, जिससे ये लोग किसी भी आदमी का शकल एज रिक्वायर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, yes sir. चलो आगे। दोज वर द डेज। Those were the days of mainly indoor shooting, and only 5% of the film was shot outdoors. I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. अब देखो यहाँ पर वही सरकाजम है, ठीक है, तो बोल रहा है वहां पर जो लोग उस दिन हम लोग उस टाइम हम लोग के सिर्फ इंडोर शूटिंग होती थी, आउटडोर नहीं होती थी, ठीक है, और खाली 5% शूटिंग जो होती थी वो आउटडोर होती थी। और अब बोल रहा है कि वहां पर मैं देखो यहाँ पे पन इंटेंडेड है, यहाँ बोल रहा है कि मेकअप करने से लड़का लड़की को और गंदा बनाया जाता था, जब वो गंदे बन जाते थे तो मूवी में प्रेजेंटेबल हो जाते थे। इसका मतलब मूवी में जो स्टार आते थे उस जमाने में, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में, वो मूवीज में और मैंने बोलता इनका इसका कहने का मतलब मेकअप करके लोग और गंदे दिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? तुमको क्या लगता है सृष्टि, मेकअप करके लोग गंदे दिखते हैं कि अच्छे दिखते हैं? सर ऊपर ऊपर से देखे तो अच्छे ही लगेंगे, लेकिन वही है अंदर से तो। चलो जी, वेल सेड। चलो अब यहाँ से रीड करेंगे। द चीफ मैन, सर स्ट्रिक्ट से नहीं करेंगे, स्ट्रिक्ट हायरार्की। स्ट्रिक्ट हायरार्की, हाँ यहाँ से पढ़ना, सॉरी सॉरी, स्ट्रिक्ट हायरार्की। Okay, sir. A strict hierarchy was maintained in the makeup department. The chief makeup man made the chief actors and actresses बोल रहा है ugly. द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। बोल रहा है हायरार्की मतलब जो मेकअप डिपार्टमेंट है उसमें हायरार्की होता था, जो सबसे बड़ा मेकअप वाला होता था, जो बॉस होता था मेकअप लोग का, वो एक्टर एक्ट्रेस का मेकअप करता था। उसके जो जूनियर होते थे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट के मेकअप करते थे, उसके जो जूनियर होते थे वो जूनियर आर्टिस्ट का करते थे। बड़े जैसा आपका पदवी वैसे स्टार को आप डेकोरेट करोगे, ठीक है। और यहाँ पर वो अपने आप को जोक मार रहा है, उसको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा जोक मारा मैंने, ठीक है। तो इसी के लिए बोल रहा है कि जो क्या नाम है चीफ मेकअप मैन है, वो चीफ एक्टर और एक्ट्रेस को अगली बनाता है। ठीक है, हिज सीनियर असिस्टेंट सेकंड हीरो को अगली बनाता है एंड हीरोइन, द जूनियर असिस्टेंट मेन द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। समझ में आ रही बात को? Yes, sir. अच्छा तुम लोगों में एक बात और बता दूं, आजकल जो हम लोग की मूवी आती है उसके अंदर जो एक्टर होता है वही कॉमेडी करता है ना। जैसे हम लोग अक्षय कुमार का मूवी आता है तो अक्षय कुमार ही हीरो है और अक्षय कुमार ही कॉमेडियन होता है कि नहीं? माने अक्षय कुमार ही उल्टा सीधा जोक मारता रहता है, बाबू भैया बाबू, या करता रहता है ना। तो आजकल कॉमेडियंस कम है, ठीक है। पहले के जमाने की जो मूवी होती थी ना, उसमें हीरो हीरो होता था, ठीक है। वो हीरो कोई माने हीरो सीधे होता था, ठीक है। हीरो का काम नहीं था कॉमेडी करने का, ठीक है। और हीरो का एक दोस्त होता था, वो दोस्त एक अलग कैरेक्टर होता था, और एक तीसरा कैरेक्टर होता था कॉमेडियन। कॉमेडियन एक बहुत ही माने अंडर कैरेक्टर होता था, बहुत ही लो रैंक कैरेक्टर होता था, पर उसको मूवी में रखा जाता था सिर्फ हंसाने के लिए लोगों को। वो अपना ऊपर मजाक लेता, जैसे महमूद था, असरानी था, पेंटल था, ये लोग अपने ऊपर हंसी उड़वाते थे और लोग हंसते थे। हीरो लेकिन कॉमेडी का रोल नहीं करता था। पर आजकल हमारे हीरो तो सभी काम कर रहे हैं, वही हीरो भी है, वही हीरो का दोस्त भी है और वही कॉमेडियन भी है। समझ में आ गया? तो आज की मूवी में ये हायरार्की सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन पहले की तुम जितनी भी मूवी देखेगी 50-60 की, उसमें हीरो हीरो था। फॉर एग्जाम्पल राजकुमार, तुमने नाम सुना राजकुमार का? सर शायद सुना है। राजकुमार आता है, वो उसका उसका डायलॉग तो है ना कि जानी ये चाकू है, लग जाए तो खून निकल सकता है, ये बच्चों का खेल नहीं। इस तरह के डायलॉग मारता था वो, है ना। तो वो माने वो एकदम अपने आप को माने पूरा ही लार्जर देन लाइफ और माचो मैन दिखाता था वो अपने आप को। तो वो कभी कॉमेडी नहीं करता था। समझ में आ रही बात को? तो ऐसे ही यहाँ पर जो मेकअप आर्टिस्ट है, जो सीनियर है, वो सीनियर का मेकअप करेगा, उससे नीचे वाला, उसके नीचे वाला, और उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला। ठीक है, चलो आगे पढ़ो यहाँ से। द प्लेयर,
The players who played the crowd were the responsibility of the office boy. हम्म, Even the makeup department of the Gemini studio had an office boy. हाँ, और एक ऑफिस बॉय का मतलब क्या हो गया? बेसिकली एक तो क्या बोलेंगे इसको, एक तो जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, माने जो चाय पानी वाला आदमी नहीं होता है, जो एकदम जैसे बॉय, जैसे नौकर बोल लो, नौकर, और वो भी बहुत ही एकदम लो कैटेगरी का नौकर। तो ऑफ माने जो मेकअप डिपार्टमेंट है उनके पास एक अपना पियोन था, ठीक है। तो जो क्राउड होती थी, क्राउड के जो मेकअप लगाता था वो ऑफिस बॉय था, माने पियोन जो था, या उनका बोल लो उनका जो सर्वेंट था, या उनका एकदम लो रैंक जो एम्प्लॉय था, उसका काम था क्राउड को मेकअप लगाना, ठीक है। चलो आगे। On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. हाँ, तो अब जिस दिन क्राउड की शूटिंग होती थी, माने अगर किसी शूटिंग में क्राउड दिखाना है, तो क्राउड में करीब 100 जन होंगे, तो ये क्या करता था, मेकअप बॉय क्या करता था, मेकअप बॉय सारे क्राउड को एक संग खड़ा करता था, एक बड़े से उसके अंदर क्या नाम है, ये मेकअप का सामान घोलता था, और सबको बस एक एक पोत के चला जाता था, जैसे हमने बोलता ना टाइम पास के हिसाब से, एक ब्रश लेकर आता था, सबके ऊपर में थोड़ा सा ये लगा देता था, क्या नाम है तुम्हारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस टाइप का बोल दो, ठीक है, सबके ऊपर लगा देता था और सब खड़े हो जाते थे, ठीक है। समझ में आ गया बात को? Yes. क्या समझ में आया बोलो? से जो ऑफिस बॉय होता था वो अपना एक अलग से उसने वेसल बना ली थी। उस वेसल में पेंट वगैरह जो भी वो बेस है मेकअप का मिक्स करके सबके ऊपर पोत दे रहा था। हमारे जैसे तैसे काम खत्म करो, नक्की करो, क्योंकि ये भीड़ है ना, भीड़ को कौन ही देखेगा, लेकिन भीड़ पर मेकअप लगाना इसके लिए जरूरी था, क्योंकि जब कैमरा उन पे जूम होगा या उन पे लाइट गिरेगी तो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन नहीं हो। समझ में आ गया बात को? तो माने लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं करे, इसी के लिए सबके ऊपर थोप दिया जाता था। चलो। The idea was to close हम्म, every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. माने टू क्लोज एवरी पोर का मतलब क्या हो गया? कि मतलब कोई दिखे ना कोई गड्ढा। पोर का मतलब होता है छेदा, ठीक है, मतलब होल्स। तो बहुत जन के जैसे पिंपल्स पिंपल्स हो जाते हैं ना, तो गाल पे बहुत छेदा छेदा टाइप हो जाता है, ठीक है, तो उसको पूरा मेकअप से भर दिया जाता था, जिससे जब कैमरा उन पे फोकस करेगा तो उनका चेहरा गंदा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। चलो आगे। He wasn't exactly a boy. He was in his early 40s, having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director, or lyrics writer. He was a bit of a poet. अब यहाँ पर ये बता रहा है उस बॉय के बारे में, ठीक है, बोल रहा है वो जो बॉय जिसको हम लोग बॉय बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में कोई लड़का नहीं था, उसकी पोस्ट है बॉय की, पर वो एज के हिसाब से कोई बॉय नहीं था, वो 40 साल का आदमी था, ठीक है। वो बहुत पहले क्या नाम है स्टूडियो में आया था हीरो बनने के लिए, ठीक है। तुम देखेगा आ, वैसे बोलना नहीं चाहिए, मैं जब भी कभी कोई मूवी देखता हूँ ना, और मूवी देखता हूँ और उसमें देखता हूँ हीरो के पीछे कितने सारे एक्टर लोग नाचते रहते हैं, कि नहीं, देखा है कि नहीं? हाँ, अरे देखा है कि नहीं? इतना नहीं देखा था। अरे कोई भी गाना देखता है, गाना के पीछे नहीं देखता पीछे आदमी लड़के लोग नाचते रहते हैं, उसके पीछे लड़का लड़की, यस सर वो है। है ना, नाचते रहते हैं ना। तो वो जो लड़का लड़की पीछे नाचते रहते हैं, वो लोग क्यों आते हैं वहां पर? वो लोग हीरो बनने ही तो आते हैं, हीरो हीरोइन बनने आते हैं, लेकिन क्या बन के रह जाते हैं पीछे से? वो लोग क्या नाम है इसी तरह का एक्स्ट्रा बन के रह जाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है ही wasn't exactly a boy, he was in his early 40s, having entered the studio years ago in the hope of becoming a star actor, ठीक है। तो वो स्टार एक्टर बनने आया था, या वो सोचा कि मैं एक तो टॉप स्क्रीन राइटर बन जाऊंगा, या तो एक्टर बन जाऊंगा, या राइटर बन जाऊंगा, या लिरिक्स राइटर बन जाऊंगा, गाना लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा पोएट भी था। पर अल्टीमेटली वो क्या बन के रह गया? सिर्फ एक पियोन बन के रह गया, एक बॉय बन के रह गया, ठीक है। तो ईशान मेरे को यहाँ तक समझ दो, कहाँ तक हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़ लिए, कहाँ तक तुमने क्या क्या नोट किया, किसके बारे में जरा बताओ। सर इसमें ये बता है, अ, जैसे इनका जो मेकअप रूम है उधर जो चीफ मेकअप मैन है वो हम्म, चीफ एक्टर्स को करते हैं हम्म, अगली, और सीनियर असिस्टेंट अगली, को। हाँ, और ऐसे ही सर, और इनके पास एक ऑफिस बॉय है। जब हम्म, कभी किसी क्राउड की शूटिंग होती है हम्म, तब वो एक अपना जाइंट वेसल में सब मेकअप मिक्स करता है हम्म, और पूरे क्राउड पे करता है जिससे सारे उनके पोर्स कवर हो जाएं। वेरी गुड। और इसमें एक बॉय के बारे में बताया कि वो एक
एक होप में आता था कि वो एक अच्छा स्टार एक्टर, टॉप स्क्रीन राइटर और लिरिक्स राइटर बने, मगर वो होप में ही रह गया करेक्ट, और और वो ऐसी यहाँ पर एक तो वजह नौकर बन के रह गया। तो अभी तक जो स्टोरी हम लोगों ने देखी, इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है? स्टार्टिंग में पैनकेक, उसके बाद हीरोइन लोग के बारे में, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, फिर क्या नाम है तुम्हारा वो मेकअप रूम के बारे में, उसके बाद इंडिया का इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है, उसके बाद में किस तरह से ये लोग सब क्राउड को वो लगाता है, और यहाँ पर अब वो आ गया ऑफिस बॉय के बारे में। तो कोई कहानी के अंदर कोई रिलेशन अभी तक चल नहीं रहा है, कहीं से कहीं पर भी ये जा रहा है, लेकिन ये अपना एक्सपीरियंसेस बता रहा है कि ये जब वहां पर था तो इसको क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, यहाँ से रीड करते हैं। हाँ, In those days, I worked in a cubicle क्यूबिकल क्यूबिकल। or cubicle, two whole sides of which were French windows. I didn't know at that time they were called French windows. Seeing me sitting at my desk tearing up newspapers day in and day out. Most people thought I was doing next to nothing. ओके, तो ये क्यूबिकल में बैठता था। क्यूबिकल का मतलब जो होता है, जैसे तुम बहुत सारे ऑफिस में दिखेगा ना, छोटा छोटा माने ऑफिस बना देते हैं वो लोग, चार तरफ से उसको ऐसे कैसे बताऊं मैं तुमको, तो जो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। क्यूबिकल का मतलब हो गया, मान लो ये एक बड़ा सा ऑफिस है, इसके अंदर हम छोटा छोटा सा स्पेस देते थे ना लोगों को, यहाँ तुम बैठ जाओ, यहाँ तुम बैठ जाओ, है ना। बड़े बड़ा सा कांच लगा देते हैं, छोटा जैसे बैंक में होता है ना, अलग अलग इस तरह छोटा छोटा काउंटर टाइप का। देख रहा है, समझ में आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? Yes. ठीक है, तो ये आदमी एक इस क्यूबिकल के अंदर बैठता था। ठीक है, यहाँ पर एक क्यूबिकल था, उसके अंदर वो बैठता था। उसका काम क्या था? ठीक है, उसका काम बड़ा इंटरेस्टिंग, माने बहुत ही बोरिंग बोल लो या इंटरेस्टिंग बोल लो, उसका काम ये था कि पूरी इंडिया में जो भी न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, और न्यूज़पेपर में जो भी जेमिनाई स्टूडियो के बारे में लिखा जाता है, या जेमिनाई स्टूडियो ने जो मूवी बनाई है उसका जो रेफरेंस है, या उसके एक्टर के बारे में किसी ने कुछ लिखा है, या उसके एक्टर्स के बारे में कुछ लिखा है, या मूवी के बारे में कुछ लिखा है, इसका काम था सारे न्यूज़पेपर को पढ़ो, और अगर जेमिनाई स्टूडियो का कोई भी न्यूज आएगा तो उसको कट करके एक जगह एक कॉपी में रखना है, या एल्बम में रखना है, या कहीं ना कहीं उसको संभाल के रखना है। ठीक है, समझ में आ गया काम इसका? Yes, sir, लेकिन इससे क्या फायदा होगा? हाँ, गुड क्वेश्चन। उस जमाने में क्या होता था, उस जमाने में तो व्हाट्सएप नहीं है, उस जमाने में तो कोई नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है। तुम ये क्वेश्चन इसके लिए पूछ रही हो क्योंकि हम लोग को तो आज 2 मिनट लगेगा। अगर हमको पता लगाना है कि कोई मूवी का क्या रिव्यू है, तो फटाक से नेट पे टाइप करो रिव्यू ऑफ दिस मूवी, सारा आ जाएगा, आर्टिकल्स आ जाएंगे। पहले उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो जो मूवीज बनाते थे, जो एक्टर होते थे, जो एक्ट्रेस होते थे, अगर उनको अपना फीडबैक चाहिए, या डायरेक्टर प्रोड्यूसर को फीडबैक चाहिए कि उनकी मूवी कैसी बनी है, या लोग उसके बारे में कैसे सोचते, तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो वो जितना भी उन माने न्यूज़पेपर आते थे उस पर लिखा रहता था, उसके ऊपर एक तो मूवी का सेक्शन होता था, वहां पर ये सारी न्यूज़ेस रहती थी। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, इस पूरे न्यूज को कलेक्ट करते थे और एक जगह रखते थे। अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसको पढ़ते थे कि भैया हमारे बारे में क्या लिखा है, क्या रिव्यू आया है हमारे बारे में, तो उससे उन लोग को बहुत सारा अपना बारे में माने प्रोन्स और कॉन्स मालूम पड़ता था। समझ में आ गया बात को? तो तुमको क्या Yes. लगता है इस काम में कितना टाइम लगता होगा? मतलब एक न्यूज़पेपर को अगर पढ़ा जाए तो शायद 1 घंटा। हाँ, 1 घंटा, लेकिन वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, वो खाली अपना आर्टिकल देख रहा है। ठीक है, तो मूवी के बारे में कितना ही लिखा हुआ रहता होगा, एक पेज होता होगा मूवी के बारे में, उसमें भी पूरी इंडिया की मूवी के बारे में लिखना, तो जेमिनाई स्टूडियो में कितना ही आर्टिकल होगा। क्या ढूंढ कर ये उसको काट कर एक जगह एल्बम में, या बोलते ना स्क्रैप बुक होती है ना, वो स्क्रैप बुक में वो उसको लिख लेता था। समझ में आ गई बात को? तो बेसिकली कहने का मतलब है, उसको माने 3 या 4 न्यूज़पेपर आते होंगे उस जमाने में, तो वो चारों को रिकॉर्ड करता होगा। तो बेसिकली वो वेला ही रहता था, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई काम नहीं होता था। तो जब बहुत सारे लोग इसको देखते थे ना अंदर, तो सबके दिमाग में यही था कि ये एक नंबर का कामचोर आदमी है, इसके पास कोई काम नहीं है। तो मोस्ट पीपल थॉट आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, तो सबको लगता था कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो। इट इज लाइकली It is likely that the boss thought likewise too. So, anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. तो The भैया मैंने boss, सबको लगता था ये आदमी ऑफिस में सबसे निकम्मा आदमी है, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। ठीक है, तो अगर ऑफिस में किसी को भी कोई गुस्सा आ रहा हो, ठीक है, या किसी को भी कोई ज्ञान देना हो, सब इसके ऑफिस में घुस जाते थे और इसको लेक्चर देते थे कि यार कुछ किया करो जिंदगी में, क्या बैठे रहते हो, क्या काम है तुम्हारा,
है ना। हम लोग को देखो, हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, भीड़ के ऊपर पैनकेक लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी फ्रस्ट्रेट होता था, वो आके इसको लेक्चर देके चला जाता, तो सबको लगता था ये वेल्ला आदमी है, ठीक है। चलो, द बॉय इन द The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit for only barbers and perverts. तो अब Soon I यहाँ was पर वो जो बॉय था, जो 40 साल का आदमी था, ठीक है, ऑब्वियसली वो क्या करने आया था, वो एक्टर बनने आया था। बोला भैया एक्टर नहीं बनूंगा तो लिरिक्स राइटर बन जाऊंगा, ठीक है, या मैं कुछ और काम कर लूंगा। लेकिन वो क्या बन गया, वो बन गया पियोन, ठीक है। तो उसको भी बहुत फ्रस्ट्रेशन था। तो जब भी वो फ्रस्ट्रेटेड होता था, वो उसको आके बोलता था, देखो कैसे एक तो टैलेंट को खराब किया जा रहा है, मेरे अंदर एक्टर बनने का टैलेंट है, मेरे अंदर गाना लिखने का टैलेंट है, लेकिन मुझे क्या काम दिया है, मुझे झाड़ू पोछा वाला काम दे रहे हैं, मेरे को पियोन वाला काम दे रहे हैं, है ना। तो वो उसको आके, वो अपने सारी भड़ास निकालता था, उसको आके बताता था कि किस तरह से जेमिनी स्टूडियो में एक टैलेंट को बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है। चलो, yes. Soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from his epics. अभी देखो ये वाला पैराग्राफ जो है, सून आई वाज प्रेइंग फॉर क्राउड, क्या नाम है, क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। अगर तुम लोग मेरे को इसका पैराग्राफ का मतलब बता देगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग ये स्टोरी को कुछ समझ में आया, तुम लोग को क्या इसका मतलब हुआ, बताओ मेरे को इस पैराग्राफ का मतलब। अगर तुम लोग इसका, अगर तुम लोग समझ जाएगा तो मतलब तुम लोग फॉलो कर रहा है, वरना कोई बात ही नहीं है। सर मतलब शायद वो ये चाह रहा है कि मतलब मुझे जो है मैं प्रे कर रहा था कि मुझे क्राउड शूटिंग मिल जाए, नहीं तो मैं तो गया, मतलब मैं बेरोजगार हूँ, ऐसे कुछ। माने क्राउड शूटिंग में क्या होता था, वो बॉय जाके सब क्राउड को लगाता था ना पैनकेक्स। यस सर। तो क्राउड शूटिंग होगी तो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, तो उसको बॉय को जाके सबको पैनकेक लगाना पड़ेगा, तो वो बिजी हो जाएगा। वो बिजी हो जाएगा तो आके इसको ज्ञान नहीं देगा। समझ में आ रही है बात को। तो ये सोचता था कि डेली क्राउड शूटिंग हो तो इस आदमी से क्या नाम है, मेरे को छुटकारा मिले। ये जब इसको मौका मिलता है, ये आके मुझे ज्ञान देता रहता है। समझ में आ रही है बात को। यस। yes. चलो नेक्स्ट, यहां से इन ऑल इंस्टेंसेस, In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and ignominy and neglect were due to Kotha Mangalam Subbu, ठीक है। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनाई स्टूडियो, ओके। अब ये बता रहा है कि वो जो पोएट है, जब वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता था, ठीक है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन में सबसे बड़ा टारगेट होता था कोटा मंगलम सुब्बू, ठीक है। मतलब ऐसा लगता था कि वो जो क्या नाम है बॉय है, वो ये बोलता था, उसको ऐसा लगता था कि उसके साथ जो भी खराब हो रहा है, वो कोटा मंगलम सुब्बू के कारण हो रहा है। समझ में आ गया। अब ये कोटा मंगलम सुब्बू कौन है, ये नंबर 2 है जेमिनाई स्टूडियो में। माने बॉस का राइट हैंड बोल लो, या बॉस के जो नीचे है वो आदमी है ये, ठीक है। तो जेमिनाई स्टूडियो का नंबर 2 आदमी है कोटा मंगलम सुब्बू। और हमारा जो बॉय है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि उसके संग जो भी गलत हो रहा है, आज वो हीरो नहीं बन पाया, राइटर नहीं बन पाया, जो भी नहीं बन पाया, वो कोटा मंगलम सुब्बू के कारण ही है, ठीक है। तो जब भी वो लेक्चर देता था या भड़ास निकालता था, सबसे ज्यादा कर्ज इसी को करता था। समझ में आ गई बात। yes, sir. चलो आगे, he could not, He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, for when he began his career, there were no firmly established film producing companies or studios. चलो अब यहां पर क्या बोल रहा है, he couldn't have had a more encouraging opening in films than a grown up makeup boy had, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब इसकी पहली मूवी आई, माने जब इन लोग, जब ये अपना लाइफ स्टार्ट किया, जब अपना कैरियर स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं था कि इसके कैरियर में इसको सुधा हिट मिल गया, ठीक है। ना ना मेकअप, ना हमारा जो बॉय है उसको कोई अच्छा कुछ रिव्यू आया, ना इसको आया, ठीक है। इनफैक्ट बोल रहा है ऑन द कॉन्ट्ररी, जो कोटा मंगलम सुब्बू है, ही हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम
For when he began his career, there was no firmly established film producing companies or studios. ठीक है, तो बोला कोटामंगलम का सुब्बू ऐसा नहीं है कि आते के साथ ही सुपर हिट हो गया या उसको सब कुछ इजी मिल गया। ठीक है, वो जब आया था तब तो कोई प्रोड्यूसिंग कंपनी भी नहीं थी, स्टूडियो भी नहीं था। ठीक है, बोला अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें, इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय। बट और सुब्बू जो है पढ़ने में भी ऐसा नहीं था कि हमारे बॉय से ज्यादा पढ़ा लिखा हो। कहने का मतलब है अगर आप हमारे बॉय को और सुब्बू को कंपेयर करेंगे तो दोनों, इनफैक्ट सुब्बू जो है वो बॉय से इंफीरियर ही होगा, कमजोर ही पड़ेगा। माने जो बॉय है वो पढ़ा लिखा भी है, उसकी ओपनिंग इससे बेटर हुई थी। ठीक है, उसको कम स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन सक्सेसफुल या बेटर पोजीशन में सुब्बू है, और ये बात उसको और खटकता। समझ में गया? Subbu could not have an appreciable lead over a boy, but by virtue of being born a Brahmin, a virtue indeed, he must have exposure to more affluent situation and people. ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, सुब्बू के संग सिर्फ एक ही एडवांटेज था कि वो ब्राह्मण का लड़का था। ठीक है, अब तुमको पता है एक टाइम था इंडिया में जब कास्ट डिस्टिंक्शन होते थे हमारे यहाँ, है ना, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर होता था, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर व्यास, फिर शूद्र। ठीक है, तो अगर आप ब्राह्मण जाति के हैं तो आप टॉप ब्रैकेट में है, तो आपको बहुत सारा कनेक्टिविटी मिल जाता है। ठीक है, तो सुब्बू के संग, कोटामंगलम सुब्बू के संग अगर कोई एडवांटेज था तो वो ये था कि वो एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था। ठीक है, he must have had exposure of more affluent situation and people, इसी के लिए वो थोड़े बड़े बड़े लोगों से मिलता था और बड़ी बड़ी सिचुएशन को वो जानता था। ठीक है, he had the ability to look cheerful at all times even after having a hand in a flop film। अब सुब्बू जो है वो हमेशा खुश रहता था, अगर उसकी कोई पिक्चर जिसमें उसने अपना थोड़ा सा एक्सपर्टीज दिया हो, ठीक है, या उसने पिक्चर में हेल्प किया हो, अगर वो पिक्चर फ्लॉप भी हो जाती थी तब भी वो खुश रहता था। ठीक है, he always had work for somebody। अब सुब्बू कभी ना हर वक्त किसी ना किसी को काम देता रहता था। ठीक है, सुब्बू इसको कुछ काम दे दिया, उसको कुछ काम दे दिया। who could never do things on his own, सुब्बू अपने आप कुछ काम नहीं करता था। But his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage। लेकिन क्योंकि वो बॉस के करीब था, ठीक है, माने ना तो वो कोई काम करता था, हमेशा किसी ना किसी को हुक्म चलाता रहता था। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो बॉस से बहुत लॉयल था, ठीक है, तो अपनी सारी क्रिएटिविटी, माने उसको जितना भी मूवी बनाने का ज्ञान था वो बॉस के हित में लगाता था। समझ में आ गई बात को? मतलब सुब्बू जो था वो अपने बॉस का चमचा था बेसिकली, और लॉयल था। लेकिन ठीक है, तो जब भी बॉस को कोई भी जरूरत होती थी या बॉस कहीं भी फंसता था तो सुब्बू उसको वहां से निकालता था। सबको समझ में आ रही है यहां पर बात अभी? Yes, sir. yes, ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म। बोला सुब्बू ऐसा आदमी था, ऐसा लगता था ये मूवी के लिए ही बना है। ठीक है, हियर वाज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड बाय व्हेन कमांडेड। बोला यहाँ पर एक आदमी था, इसको अगर आप डांट के कुछ बोलिएगा तो ये काम कर देगा आपका। मतलब होता ना कभी कभी, जैसे मम्मी लोग हम लोग को डांटती है तो हम पढ़ना चालू कर देते हैं, है कि नहीं? मम्मी डांटती है तो हमारा रिजल्ट भी बढ़िया हो जाता है। तो वैसा ही आदमी था कि अगर आप इसको कमांड करिएगा तो ये इंस्पायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक तो मूवी का सीन चल रहा है अब ये सीन तुम लोग बताना कितना बढ़िया सीन चल रहा है मूवी का। सुनो सीन क्या है। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस। लड़ाई किसमें हो रही है? एक चूहे में और एक टाइग्रेस में। वाह वाह वाह। अंडर वाटर। ठीक है, एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कर्व्स एंड टेंस देम लविंगली। रैट का लड़ाई हो रहा है एक टाइगर के साथ में, टाइग्रेस के साथ में, और रैट ने टाइग्रेस को मार दिया। सोच के भी अजीब लगता है। ठीक है, लेकिन जब रैट ने टाइग्रेस के बच्चों को देखा, टाइग्रेस के छोटे छोटे बच्चे थे, तो चूहे को टाइगर के बच्चों पे दया आ गई और वो उनको प्यार से उनकी देखरेख करने लगा। ये सीन है। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन। डायरेक्टर बोला यार ये सीन कैसे करेंगे? ठीक है, ये तो बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, रैट और टाइगर की लड़ाई कैसे दिखाएं, और रैट ने टाइगर को मार दिया, ये क्या बात है? ठीक है, तो डायरेक्टर यहाँ पे फंसा हुआ है कि ये सीन कैसे शूट करेंगे। ठीक है, द प्रोड्यूसर वुड से and Subbu would come out with 4 ways of rat pouring affection on its victims offspring। और जैसे ही प्रोड्यूसर आके बोलता था यार ये तो प्रॉब्लम में फंस गए, ये सीन कैसे करेंगे, वैसे ही हमारा सुब्बू, टैलेंटेड सुब्बू 4 आइडिया लेकर आएगा कि ये सीन कैसे करना है। ठीक है, गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ, द प्रोड्यूसर वुड से, एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर ऑल्टरनेटिव्स। तो सुब्बू अपना आइडिया दिया, प्रोड्यूसर बोला ठीक है लेकिन ठीक और बने और बेटर हो सकता है, तो सुब्बू के पास 14 आइडिया और भी है।
कि किस तरह से रैट एक टाइगर को मारेगा, ठीक है। Filmmaking must have been with so easy with a man like Subbu around, for if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden years, it was Subbu. बोल रहा है सुब्बू एक ऐसा आदमी था जो बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था, खास करके प्रोड्यूसर के टाइम पर, ठीक है। तो अगर जेमिनाई स्टूडियो में एक टाइम में किसी ने डायरेक्शन दिया या जेमिनाई स्टूडियो को किसी ने डेफिनेशन दिया उसके गोल्डन ईयर्स के, मतलब जब जेमिनाई स्टूडियो बहुत अच्छा कर रहा था, वो सुब्बू ही था। वैसे तुम लोग को पता है जेमिनाई स्टूडियोज एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। और क्या नाम है, बहुत सारी हिंदी मूवी जेमिनाई स्टूडियोज ने बनाई है। अगर तुम लोग को याद होगा पुराने जमाने में तो दो शेर, एक तो मैंने दो शेर नहीं शायद दो बच्चे का फोटो ऐसे पीछे घूमता, पुराने पिक्चर जेमिनाई स्टूडियोज ने बहुत प्रोड्यूस करी, ठीक है। चलो अब ये पूरा आ गया है सुब्बू के ऊपर में डेफिनेशन। Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. अब सुब्बू ना केवल मूवी वाला आदमी था, पर वो बहुत अच्छा क्या नाम है पोइट्री भी लिखता था, ओके। और यहां पर ये बोल रहा है कि सुब्बू का जो राइटिंग टैलेंट था वो अच्छा था, काफी अच्छा राइटिंग टैलेंट था। वो चाहता तो काफी लिटरेरी वर्क लिख सकता था, ठीक है, लेकिन उसने चूज किया कि वो पब्लिक के लिए लिखेगा, मासेस के लिए लिखेगा। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements. बोल रहा है वो मूवी में इतना हिट हो गया था कि उसका जो पर्सनल पोइट्री वाला लिखने वाला जो काम था वो पीछे रह गया, ठीक है। एंड सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, बोले उसके क्रिटिक्स को ऐसा लगता था, ठीक है। चलो आज यहीं तक करेंगे, लेट इट बी द पार्ट 1, ठीक है। कल हम लोग इसका पार्ट 2 चालू करेंगे। ईशान समझ में आया, तू नोट कर रहा है सब कुछ? यस। ठीक है, रेडी रहना, कल हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे और इसको नोट करेंगे आगे, ओके। ओके क्या लग रहा है, बोरिंग लग रहा है कि थोड़ा सा एंटरटेनिंग हुआ? सर, थोड़ा ठीक है। सोचो सर को कितनी तकलीफ होती होगी। चलो ओके। ओके।